शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 3। कथावाचक निधि सहगल। सावित्री आज भी काम धंधों में व्यस्त रहती हुई दिन भर उत्कंठित बनी रही। सतीश यदि कल की तरह आज भी क्रोध करता अथवा एक भी बात का जवाब देता तो अच्छा होता, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उदास मुख से नियम अनुसार भोजन करके पढ़ने चला गया और ठीक समय पर आकर चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। आड़ में रहकर सावित्री सब कुछ लक्ष्य करने लगी, लेकिन किसी तरह का बहाना करके भी आज उसके कमरे में घुसने का उसने साहस नहीं किया। प्रतिदिन संध्या के बाद वह उसके कमरे में झाड़ू लगा आती थी। आज बिहारी को भेज दिया और संध्या के बाद वही बत्ती जलाए आया। नित्य इसी समय राखाल बाबू के कमरे में शतरंज का अड्डा जमता था। आज भी जम गया। सामने की खुली छत पर कोई भी नहीं था। सावित्री इधर उधर देखकर अपने सारे संकोच को बलपूर्वक हटाकर चुपके चुपके पैर बढ़ाती हुई सतीश के कमरे में जा पहुंची। सतीश बिछौने पर चित्त लेटा हुआ था, शायद छत की कड़ियों को गिन रहा था। अब उठकर बैठ गया। सावित्री ने कहा, आपके लिए संध्या पूजा का स्थान ठीक कर दूं? सतीश ने कहा, अच्छा कर दो। फिर सावित्री को चुप हो जाना पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद ही वो बोल उठी, अच्छा लोग क्या कहेंगे बताइए तो? सतीश ने कुछ जवाब न दिया। सावित्री बोली, आपने मुझे रहने को कहा, लेकिन स्वयं कैसे उत्पात मचा रहे हैं बताइए तो? सतीश ने गंभीर भाव से कहा, मैंने कोई भी उत्पात नहीं मचाया, केवल चुपचाप पड़ा हुआ हूं। सावित्री बोली, यही चुपचाप पड़ा रहना तो सबसे अधिक बुरा है। जब सभी चुपचाप पड़े नहीं हैं, तब आपके चुपचाप पड़े रहने से ही चर्चा होने लगेगी। यही क्या आपकी इच्छा है? थोड़ी देर चुप रहकर वह फिर बोली, वही जो चुप होकर घाव कर देने की कहावत है, आप ठीक वही कर रहे हैं। दोष नहीं है, फिर भी दोषी बनकर बैठे हुए हैं। इस बात को लेकर 5 आदमी कानाफूसी करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, ये आप सह सकेंगे? मुझसे तो सहा ना जाएगा। मुझे यहां से चला जाना पड़ेगा। सतीश ने मन में सोचा, दोष क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सावित्री ने कहा, नहीं, अच्छी तरह विचार कर कर देखिए तो मन आप साफ हो जाएगा। मेरे संबंध में आपकी तरह दोष। सावित्री फिर कुछ न बोल सकी। दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक गहरे खंदक के किनारे जाकर अपने दोनों पैरों को गाड़ कर जिस तरह जी जान से रुक कर खड़ा हो जाता है, सावित्री की चलती हुई जुबान ठीक उसी तरह रुक गई। उसकी इस आकस्मिक निस्तब्धता से आश्चर्य में पड़ा हुआ सतीश जो ही मुंह उठाकर ऊपर देखने लगा, त्यों ही आपस में आंखें लड़ गईं। अपनी लज्जा से सावित्री आप ही मर गई। वो जो यही बात कहने गई थी कि उसकी तरह नारी के संबंध में इस प्रकार के अपराध में लज्जा का कारण नहीं है, इस लज्जा से उसके केश तक कांप उठे। सतीश कोई बात कहने जा रहा था, लेकिन सावित्री ने उसको रोककर कहा, चुप रहिए, आप भी समझ लें। झूठ मूठ तिल का ताड़ बनाकर कष्ट मत भोगिए। ए बिहारी, बाबू के लिए संध्या पूजन का स्थान जरा जल्दी से धो डालो, मैं देर से आसन लिए खड़ी हूं। बिहारी किसी बात से इसी तरफ आ रहा था। तुरंत जल लाने के लिए जब वो लौट गया, तब सावित्री ने लांछित अपमान के स्वर में कहा, आपके बर्ताव से आज 2 दिन से मैं कितनी परेशान हो उठी हूँ। इसको क्या आप आंखें उठाकर एक बार देख भी नहीं पा रहे हैं? आश्चर्य है। उसकी इतनी शीघ्रता में कही हुई बातों को ठीक से समझ लेने का अवकाश सतीश को मिला नहीं, तो भी उसके अंदर की ग्लानि मानो स्वच्छ होकर चली गई और दूसरे ही क्षण क्षमा पाए हुए अपराधी की भांति पछतावे के स्वर में उसने कहा, लेकिन मैंने क्या तुम्हारा अपमान नहीं किया? सावित्री ने कहा, ना समझने से मैं आपको समझाऊंगी कैसे? 100 बार 1000 बार कहती हूँ,
उससे मेरी तरह की स्त्रियों को कोई अपमान नहीं होता। कृपा करके शांत हो जाइए। केवल इतनी ही विनती आपसे आपके चरणों में कर रही हूँ। सतीश कुछ कहने जा रहा था, लेकिन सावित्री अपनी दोनों बहुओं को सिकोड़कर संकेत में मना करके बोली, बिहारी आ गया। बिहारी लोटे में पानी लेकर आ गया था। सावित्री ने उसके हाथ से लोटा लेकर कमरे के एक कोने को अच्छी तरह धोकर आंचल से पोंछकर सतीश से कहा, आप जाइए, हाथ पांव धोकर संध्या करने के लिए बैठ जाइए। पूजा की सामग्री आदि उस ताक में है। इतना कहकर सतीश के दुर्विषपूर्ण हृदय भार को चुपचाप दूर करती हुई बिहारी को साथ लेकर वह धीरे धीरे बाहर चली गई। ध्यान लगाकर सांध्य कृत्य समाप्त करके उठने के साथ ही सतीश ने देखा, इस बीच कोई चुपके से बाहर आकर आसन बिछाकर उसके लिए भोजन रख गया है। यद्यपि कमरे में कोई नहीं था, तो भी वह निश्चित रूप से समझ गया कि वह अकेला नहीं है। आसन पर बैठकर उसने कहा, अभी इतना अधिक खा लेने से फिर तो रात को ना खा सकूंगा। बाहर से उत्तर आया, खाना भी ना पड़ेगा, विपिन बाबू के यहाँ से आदमी निमंत्रण दे गया है। सतीश हंस पड़ा, बोला, जाओ, जलाओ मत, मैं कहीं भी ना जा सकूंगा। सावित्री आड़ से ही बोली, ऐसा कैसे होगा? कह गए हैं, शायद कहीं जाना होगा, आप जानते ही होंगे, और न जाने उन लोगों का सब कुछ भरभंड हो जाएगा। गाना बजाना होने दो। इतना कहकर सतीश इस विषय की चर्चा बंद करके चुपचाप भोजन करने लगा और समाप्त हो जाने पर बिछौने के सिरहाने बत्ती लगाकर भले लड़के की भांति एक डॉक्टरी की किताब खोलकर लेट गया। लेकिन उस तरफ किसी भी दशा में मन न लग सका। उसका व्याकुल मन बंधन से छूटे हुए घोड़े की तरह बेकार सर्वत्र दौड़ने लगा। रसोई को ढककर रसोईया महाराज बिहारी से गांजा मंगवा रहा था और राखाल बाबू के कमरे में शतरंज खेल का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था। सतीश ने पुकारा, सावित्री। सावित्री उस समय भी चौखट के बाहर बैठी थी। बोली, कहिए। सतीश बोला, विपिन बाबू के निमंत्रण में जाना महापाप है। बिना समझे पाप कर डाला है अवश्य, लेकिन समझकर ना करूंगा। सावित्री ने बाहर से पूछा, पाप क्यों? सतीश ने कहा, मैं जानता हूं किस स्थान पर उनके गाने बजाने की तैयारी चल रही है। केवल उस स्थान पर जाना ही पाप का काम है। ठीक बात है, ऐसे स्थान पर ना जाएं। सतीश उत्तेजित होकर बोला, सचमुच ही ना जाऊंगा, लेकिन वे लोग सहज ही मुझे छुटकारा देंगे ऐसा मालूम नहीं होता। इसलिए तुम्हें पहले से सावधान कर दे रहा हूं। अगर कोई आए तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूं, रात को भी ना जाऊंगा। समझ गई ना? सावित्री बोली, समझ गई। सतीश ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। सोचकर एक गहरी सांस ली। क्षण भर चुप रहकर सतीश ने कहा, कहां से तेज हवा आ रही है सावित्री? खिड़कियां बंद कर दो। सावित्री आकर खिड़कियां बंद करने लगी। सतीश एक टक देखता रहा। देखते देखते अकस्मात कृतज्ञता से उसका हृदय भर गया। बोला, अच्छा सावित्री, तुम अपने को नीच स्त्री क्यों कहा करती हो? सावित्री बोली, जो बात सच है वो क्या कहूंगी नहीं। सतीश ने कहा, ये बात किसी तरह भी सच नहीं है। तुम गले तक गंगा जल में खड़ी होकर बोलोगी तो भी मैं विश्वास न करूंगा। सावित्री मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं करोगे? ये नहीं मालूम, शायद सच नहीं है इसलिए। नीच की तरह तुम्हारा व्यवहार नहीं है, बातचीत का तरीका नहीं है, आकृति नहीं है। इतना लिखना पढ़ना भी तुमने कहाँ सीखा? वह फर्श पर दूर बैठी थी। सावित्री हंसकर बोली, इतना कितना सुनूं तो? सतीश कुछ करने ही जा रहा था
कि खुली पुस्तक को एक ओर रखकर थमक गया। बाहर से जूतों की आवाज आ रही थी। दूसरे ही क्षण उन्मत्त कंठ से पुकार आई, सतीश बाबू। सतीश जान गया ये विपिन का दल है, उसको ही पकड़ने आया है, और कोई बात उसने नहीं सोची। बत्ती बुझाकर झट सो रहा। पास ही फर्श पर बैठी हुई सावित्री व्याकुल भाव से बोली, ये क्या कर डाला? दूसरे ही क्षण अंधेरे दरवाजे के सामने दो मूर्तियां आकर खड़ी हो गईं। एक ने कहा, यही तो कमरा है सतीश बाबू का। दूसरे ने कहा, नौकर ने कहा कि बाबू कमरे में है। पहले व्यक्ति ने क्रोध करके कहा, कमरे में तो अंधेरा है, कोई भला आदमी क्या कभी शाम को डेरे पर रहता है तुम्हारा जितना? दूसरा व्यक्ति उसके उत्तर में धीमी आवाज में कुछ कहकर जेब टटोलकर दिया सलाई निकालकर बत्ती जलाने को तैयार हुआ। इधर बिछौने के भीतर सतीश के शरीर का खून पानी हो गया। वह विलायती कंबल ओढ़कर पसीने से तरबतर होने लगा और फर्श के ऊपर सावित्री लज्जा और घृणा से काठ बनकर बैठी रही। दीप शलाका जल उठी। यहाँ ये कौन बैठा हुआ है? पहले व्यक्ति ने ज्यों ही कमरे में घुसकर ढूंढकर बत्ती जलाई, त्यों ही वह उठ खड़ी हुई। दूसरे व्यक्ति ने कुछ हटकर खड़े होकर पूछा, कहाँ है सतीश बाबू? सावित्री इशारे से बिछौना दिखाकर चली गई। उसके चले जाने के साथ ही दोनों मतवालों ने ठठाकर हंसना शुरू किया। उस हंसी की आवाज और उसका अर्थ सावित्री के कानों में जा पहुंचा और कंबल में पड़ा हुआ सतीश बार बार अपनी मृत्यु की कामना करने लगा। उन लोगों ने सतीश को खींचकर उठा लिया और बलपूर्वक पकड़कर उसे ले चले, और जब तक इन लोगों की विकट हास्य ध्वनि मकान के बाहर पूर्ण रूप से विलीन न हो गई, तब तक सावित्री एक अंधेरे कोने में दीवार पर माथा धरकर वज्राहत की भांति कठोर होकर खड़ी रही। लेकिन उस मकान का कोई भी कुछ न जान सका। रसोई घर में रसोईया महाराज अभी गांजे की चिलम खत्म करके इसमें मोक्ष प्रदान करने की आश्चर्यजन शक्ति वेद में किस तरह लिखी हुई है, यही बात भक्त बिहारी को समझाकर कह रहा था, और उस कमरे में राखाल बाबू का दल हड्डी का पासा मनुष्य की चिल्लाहट सुन सकता है या नहीं, इसकी ही मीमांसा में लगा था। बाहर आकर तीनों एक गाड़ी में बैठ गए। इन लोगों की उन्मत्त हंसी को सहन न कर सकने के कारण सतीश ने तीखे स्वर से कहा, या तो आप लोग चुप हो रहिए या माफ कीजिए मैं उतर जाऊं। पहला व्यक्ति अच्छा कहकर भयंकर रूप से हंस पड़ा और उसका साथी उसको धमकाकर रुक जाने को कहकर उससे भी अधिक जोर लगाकर हंस उठा। इन दोनों शराबियों से बात करना बेकार समझकर सतीश निश्वल क्रोध से खिड़की से बाहर झांकने लगा। रात में अंधेरे में सावित्री चुपचाप बैठी हुई थी। शायद कल की लज्जाजनक घटना की वह मन ही मन आलोचना कर रही थी। उसी समय बिहारी आकर बोला, माँ जी, सबका खाना हो चुका, महाराज जी आपको जल खावा के लिए बुला रहे हैं। सावित्री ने उदास भाव से कहा, आज मैं खाऊंगी नहीं बिहारी। बिहारी सावित्री को स्नेह करता था, सम्मान करता था। चिंतित होकर उसने पूछा, खाओगी क्यों नहीं माँ? क्या तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, किंतु खाने की इच्छा नहीं है, तुम लोग जाकर खा लो। बिहारी ने कहा, तो चलो तुमको पहुंचा आऊं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, लेकिन एक बात है बिहारी, सतीश बाबू अभी तक लौटकर आए नहीं हैं, तुम लोग जागते रह सकोगे ना? बिहारी ने घबराकर कहा, मैं? लेकिन मेरी कमर में तो वो गठिया दर्द। तब क्या होगा बिहारी? बिहारी ने तनिक सोचकर कहा, रसोईया महाराज को हुक्म देकर। सावित्री ने झटपट कहा, ये नहीं होगा बिहारी, ब्राह्मण आदमी को मैं जाड़े में कष्ट न दे सकूंगी। इच्छा न रहने पर भी बिहारी कुछ देर चुप रहकर बोला, अच्छा
तो मैं ही रह जाऊंगा। चलो तुमको पहुंचा आऊं। सावित्री उठ खड़ी हुई, 2-1 कदम आगे बढ़कर रुककर बोली, जरूरत नहीं है बिहारी, तुम जाओ, खा लो, मैं उसके बाद ही जाऊंगी। बिहारी के चले जाने पर सावित्री उसी स्थान पर वापस बैठ गई और अंधेरे आकाश की तरफ देखकर चुप हो रही। आज सतीश के संबंध में उसके मन में यथेष्ट आशंका थी। वह शराबियों के हाथ में पड़ गया है। इस घटना को अपनी आंखों से देखकर उसको किसी तरह भी घर वापस जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। यद्यपि उसकी ही बुद्धिहीनता से घोर लांछित होकर जलन से छटपटाते हुए उसने खूब भोर में ही काम छोड़ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, तथापि आज रात भर के लिए इस आदमी को मन ही मन क्षमा न करके उसकी अवश्यंभावी दुर्दशा का कोई एक उपाय किए बिना वह किसी प्रकार भी अपने घर जाने को तैयार न हो सकी। बिहारी खाकर आया तो उसने कहा, तुम सोने के लिए चले जाओ बिहारी, मैं यहाँ ही रहती हूँ। बिहारी ने आश्चर्य से कहा, तुम क्या अपने घर जाओगी नहीं? बाबू को लौट आने दो, उसके बाद क्या तुम मुझे पहुंचाने ना जा सकोगे? पहुंचा क्यों ना सकूंगा, अवश्य ही पहुंचा सकूंगा। तो फिर वही अच्छा है, मैं ही यहाँ हूं, तुम जाकर सो जाओ। बिहारी के खुश होकर चले जाने पर सावित्री वहां ही एक रैपर ओढ़कर बैठ गई। दोनों शराबी जो कुछ देख गए थे उसे वे लोग खोल कर देंगे ही, इसमें भी उसको लेश मात्र भी संदेह नहीं रहा। विपिन बाबू कैसा आदमी है ये बात सावित्री जानती थी। वह इस बात को अवश्य सुनेगा और इस मकान में जबकि उसका आना जाना है तब कोई भी जाने बिना ना रहेगा। उसके बाद फिर किस मुंह से सतीश एक क्षण भी रहेगा? इस निंदा की लज्जा वह किस तरह सहेगा? संयोगवश जो कुछ हो गया वो तो हो ही गया। अपने संबंध में वह यहीं तक सोचकर रुक तो गई, लेकिन बार बार आलोचना करके भी सतीश के संबंध में कोई उपाय खोजने पर उसे नहीं मिला। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी, लेकिन सतीश दिखाई नहीं पड़ा। किसी पड़ोसी के मकान की घड़ी में टन टन करके 2 बज गए। निस्तब्ध गंभीर रात्रि में वह आवाज साफ सुनाई पड़ी। अस्त व्यस्त बहने वाली ठंडी हवा खुली छत के ऊपर से आकर उसकी दोनों आंखों को नींद से दबाने लगी, तो भी वह जागती रहकर बाहर दरवाजे पर कान लगाए रही। इस तरह लेटकर बैठकर समय बिताने पर जब रात अधिक नहीं रही तब एक गाड़ी की आवाज से वह चौंक कर जो ही उठ बैठी त्यों ही समझ गई कि गाड़ी उसी मकान के सामने खड़ी हुई है। सावित्री चुपचाप नीचे उतर गई और दरवाजे के पास जाकर सावधान होकर खड़ी हो गई। पीछे कोई दूसरा आदमी ना हो इस भय से एकाएक द्वार खोल देने का उसको साहस नहीं हुआ। देर होने लगी, किसी ने दरवाजा खटखटाया नहीं। जो गाड़ी आई थी वह भी लौट गई। अकस्मात आशंका से परिपूर्ण होकर सावित्री ने तेजी से सिटकनी खोल दी। सतीश बाहर की चौखट पर ओठंग कर पीले मुख बंद किए हुए बैठा हुआ था। उसके कपड़े और चादर पर कीचड़ भरा था। माथे पर लहू की रेखा को पास ही गैस के प्रकाश से देख लेने पर सावित्री रोने लगी। सामने आकर घुटने टेक कर वह बैठ गई। अपने हाथों से सतीश के मुंह को ऊपर उठाकर बोली, बाबू चलिए ऊपर। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं अच्छी तरह हूं। सावित्री ने आंख पोंछकर कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी है, ठीक हूं। ये तो रास्ता है, घर चलिए। सतीश ने पहले की तरह सिर हिलाकर कहा, नहीं, जाऊंगा नहीं, अच्छी तरह हूं। सावित्री ने डांट कर कहा, उठिए, कह रही हूं। डांट खाकर सतीश विहल लाल आंखों से थोड़ी देर तक देखता रहा। उसकी तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर बोला, अच्छा चलो। तब उसके कांधे पर हाथ टेककर सतीश उठ खड़ा हुआ और बहुत कष्ट से हिलते डुलते अंधेरे में सीढ़ियों से चढ़कर कमरे में जाकर लेट गया। भर्राई आवाज से वो बोला,
सावित्री, मैं तुम्हारा ऋण किसी जन्म में न चुका पाऊंगा। सावित्री ने कहा। अच्छा, आप सो रहिए। सतीश उठकर बोला। क्या? मैं सोऊंगा? कभी नहीं। सावित्री पुनः धमकाती हुई बोली। फिर? थोड़ी देर लेटे रहने के बाद बोला, लेकिन तुम्हारा ऋण। सावित्री अच्छा कहकर उठ गई और चिराग उसके पास लाकर जख्म की जांच करके उसको धोकर उसने पूछा, गिर कहाँ गए थे? सतीश सिर हिलाकर बोला, नहीं, गिरा तो नहीं। सावित्री ने व्यथित कंठ से कहा, फिर कभी शराब ना पीजिएगा, नहीं तो आपके पैरों पर सिर पटक कर मर जाऊंगी। सतीश ने तुरंत कहा, अब कभी ना पीऊंगा। मुझे छूकर शपथ लीजिए, कहकर अपना दायां हाथ बढ़ा दिया। सतीश ने अपने दोनों हाथों से उसके शीतल हाथ को खींचकर कहा, शपथ ले रहा हूं। सावित्री अपना हाथ खींचकर बोली, याद रहेगी ना ये बात? याद ना रहने पर तुम दिला देना। अच्छा, मैं जा रही हूं, आप सो रहिए। इतना कहकर सावित्री धीरे से किवाड़ बंद करके बाहर जा खड़ी हुई। शुक्र तारे की तरफ देखकर सावित्री अपने दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, देवता, तुम साक्षी रहना। उस समय अंधकार स्वच्छ होता जा रहा था। उसे भेद कर बैलगाड़ियों तथा पड़ोस के मैदा कारखानों की सीटी की आवाजें आ रही थीं। सावित्री नीचे उतरकर रसोई में एक कोने में रैपर ओढ़कर सो रही। थोड़ी ही देर में गहरी नींद में खो गई। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 3। कथावाचक निधि सहगल।